गई और इसलिए मैं लेट हुआ हूँ। आज का यह दिन कृषि दिन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक इनकी आज जयंती भी है। देखिए, मैंने जो सुना कि विदर्भ के क्षेत्र से ज़्यादातर विद्यार्थी इसमें शरीक हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में टोटल जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्री से जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% है। 22 से 24% कंट्रीब्यूशन है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है और 52 से 54% जो है वो विशेष रूप से सर्विस सेक्टर से है। हमारे देश की 65% हमारे देश की जनता कृषि क्षेत्र से संबंधित है, एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल। और यहाँ की विशेषता ये है कि ये सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है और इसलिए इस क्षेत्र में सुधारना ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश में विदर्भ ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम और वर्धा, इस जिले में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है और इसका संबंध जो है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ के क्रॉप पैटर्न से है। विदर्भ में भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली या 4 जिले में चावल, धान उत्पादन क्षेत्र है। फिर नागपुर क्षेत्र जिला आधा और उसके बाद वर्धा, यवतमाळ, वाशिम, अमरावती और अकोला, इस क्षेत्र बुल्ढाना, इस क्षेत्र में कपास का क्षेत्र है। अब कपास का भाव एक समय 14,000 रुपये क्विंटल था, अब वो 7,400-500 तक आया है, आधा हो गया, क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है वो डिमांड एंड सप्लाई से है। कल मैंने जिस व्यक्ति की टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि कोविड के बाद इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मैं हर साल 100 करोड़ रुपए का कॉटन और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता था, पर अब मेरा 10-12 करोड़, 15 करोड़ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब बांग्लादेश में और वर्ल्ड में मांग कम हुई है और इसी के कारण डिमांड एंड सप्लाई के साथ अब कृषि माल जो है उसके भाव तय होंगे। ये तय करना किसी के हाथ में नहीं है क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं। अगर ब्राज़ील में शुगर केन उत्पादन ज़्यादा हुआ तो शक्कर के भाव डाउन होते हैं। अर्जेंटीना में सोयाबीन बहुत ज़्यादा हुआ तो सोयाबीन तेल के भाव कम होते हैं। मलेशिया में पाम ऑयल का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो पाम ऑयल के भाव कम हो जाते हैं। हमारे विशेष रूप से ये जो भाव कम हो रहे हैं उस समय हमको सोचना होगा कि हमारे देश में कमी क्या है और ज़्यादा क्या है। सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन ये हमारे देश में एक एसेट भी है और एक समस्या भी है। गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस और स्वाभाविक रूप से जो एडिबल ऑयल है इसकी कमी है। हमारे देश में आज भी हम 1.5 लाख करोड़ का खाद्य तेल आयात करते हैं और जो दाल बिया है उसमें हम कभी शॉर्टेज में रहते हैं, कभी सरप्लस होते हैं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि हमें किसानों को ये समझना होगा कि इसका डिमांड एंड सप्लाई के साथ प्राइस का संबंध होने के नाते वर्ल्ड में कौन सी चीज़ का शॉर्टेज है और कौन सी चीज़ सरप्लस है, इसके आधार पर हमारे क्रॉप पैटर्न को हमको निश्चित करना होगा। मैं और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि खेती के विकास के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक सिंचाई, जिसमें बने तक अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर सके तो अच्छा है। मैं वाटर कंजर्वेशन में काफ़ी काम करता हूँ और मुझे इस काम के लिए काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में है और ये तत्व के आधार पर हमको जल संवर्धन का काम करना है। मैं हमारे एनजीओ के द्वारा भी CSR से फंड लाकर काफ़ी काम कर रहा हूँ। हमारी समृद्धि सिंचन योजना पूर्ति के नाम से है और काफ़ी 30-60-70 प्रोजेक्ट्स हमने विदर्भ में किए हैं। दूसरी ओर मैं NHI की तरफ से अभी मैंने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला में 36 तालाब अमृत सरोवर बना के दिए। उसी प्रकार से वेटरनरी यूनिवर्सिटी में बना के दिए। बुल्ढाना से अजिंठा रोड पर भी हमने इसी प्रकार से नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया और जिसके कारण वाटर लेवल काफ़ी बढ़ी। जो 15,000 धनगर समाज के लोग माइग्रेट होते होना बंद हो गया। खेती के सफल
प्रयोग के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है पानी, और विदर्भ में सिंचाई का पानी की कमी है, और इसलिए हम एक तरफ इरिगेशन से सिंचाई को बढ़ाएं, दूसरी ओर जहाँ कुएं में 24 घंटे पानी है उसके ऊपर सिंचाई करें, और तीसरी बात जहाँ कुएं में पानी नहीं, बोरवेल में पानी नहीं लगता, वहाँ वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाएं, जल संवर्धन को बढ़ाएं। और इसके लिए बड़े प्रमाण पर हम नदी नालों का खुलीकरण, तालाब बांधनी, लेक निर्माण करना, ये करने से पंजाब कृषि विद्यापीठ में जो 36 तालाब हुए उससे उनका 4-5 हज़ार एकड़ जमीन पानी के नीचे आएगी। और जब वो ड्रिप यूज़ करेंगे तो 1 एकड़ का उत्पादन 2 से 2.5 गुना बढ़ता है, और उसके साथ पानी का भी उपयोग हम लोग संभाल कर सकते हैं। आजकल ड्रिप इरिगेशन से पानी देना और ड्रोन से स्प्रेइंग करना, एग्रीकल्चर इसमें सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है ड्रोन। अभी जैसे 1 एकड़ में अगर हम 4 बोरे यूरिया गन्ने के लिए डालते थे तो अब 2 नैनो यूरिया की बॉटल सफिशेंट है। एक बॉटल कीमत के हिसाब से 1 बोरे के बराबर है। हम जब बोरे से यूरिया फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है और 25% प्लांट को जाता है, पर जब हम स्प्रेइंग से यूरिया यूज़ करते हैं तो 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो 2 बोरे यूरिया का पर एकड़ हमारी बचत हो गई। अब मिश्र खाद, सल्फर, फॉस्फेट्स, इसके लिए भी हमें अभी नैनो खाद आ रहे हैं, उसका उपयोग हमें करना चाहिए। हमारे यहाँ हम बालों से एमिनो एसिड बनाते हैं, और एमिनो एसिड स्प्रे करने से प्लांट ग्रोथ होती है, प्लांट बूस्टर है। तो अलग अलग प्रकार की ऑर्गेनिक दवाइयों का उपयोग हम सभी क्रॉप के लिए करने में हम इंसेक्टिसाइड की भी बचत कर सकते हैं, खतों की भी बचत कर सकते हैं, और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जो 2 प्रकार की अड़चनें हमारे पास है कि हमारे देश में नर्सरी कम है, और जो नर्सरी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो सह्याद्री फार्म है नासिक में, उन्होंने स्पेन से, वहाँ से द्राक्ष ग्रेप की जाति लाई, उधर उसके साथ साथ संतरे की लाई, उसको उन्होंने दूसरे जातियों से ब्रीड बनाया और बहुत अच्छी क्वालिटी तैयार की, जिस कारण उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। हमारे संतरे के जाति को भी हमको इस प्रकार से अलग अलग जातियों से उसका ब्रीड मिलाकर हमको नई जात तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसका मार्केट कर सकें। हमारे यहाँ वर्ल्ड से जितने फल इंपोर्ट होते हैं उनकी क्वालिटी देखो, और हमारे यहाँ के फलों की क्वालिटी देखो। इसलिए नर्सरी में और प्लांट में हमको बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, और जिसका प्रयास करने के लिए मैं मानता हूँ कि हर तहसील में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कम से कम 2 अच्छी नर्सरी होनी चाहिए, जो अलग अलग प्रकार का काम वहाँ करेंगी तो वहाँ के उपयोग के लिए होगा। तीसरी बात सीड की है। हमारे देश में जो सीड कंपनीज है उसमें काफ़ी इंटरनेशनल कंपनियों का भी प्रेजेंस है, पर हमारे यहाँ के जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसकी क्वालिटी और इंटरनेशनल क्वालिटी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ हमारी जातें अच्छी हैं, पर हमें इसके लिए रिसर्च करके हमारे फल फूल और सब्जियों का प्रोडक्शन पर एकड़ कैसे बढ़े और क्वालिटी में कैसे सुधार हो, इसका भी शोध करना होगा। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा और उसके साथ साथ पानी का सीमित उपयोग करके हम पानी को भी बचा पाएंगे और वेस्टेज को भी कम कर पाएंगे। जो खाद फर्टिलाइज़र है वो भी हम उपयोग करें तो उसमें भी हम नैनो खतों का उपयोग करेंगे तो उसका भी फायदा होगा। जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, हार्वेस्टर है, अलग अलग प्रकार की इक्विपमेंट्स है, इसका बहुत प्रचार हो रहा है। मैं आप जब से मेरे तरुण मित्रों को सलाह दूंगा कि गांव में एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक खोलिए, और उसके कारण आप, ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है वैसे एक कंपनी खोलिए और आप सब इक्विपमेंट खरीदी करिए, और जिसको जिसको लगता है उसको किराए से देते जाइए। तो मुझे लगता है ये एक आदर्श प्रोजेक्ट हो। बावी हार्वेस्टर किसान गन्ना काटने के लिए हम किसानों को दे रहे हैं, अभी 10 हमारे आए, अभी उसमें काफ़ी सब्सिडी आई, 1000 हार्वेस्टर महाराष्ट्र में आएंगे। तो मैकेनाइज करने से हमारे लिए बहुत सुविधा होगी, हम कॉस्ट भी कम हो सकेंगे। और मैकेनाइज करने में जो मशीन डीजल पे है वो इलेक्ट्रिक पर करना, वो सोलर पर चलाना, और उसके साथ साथ उसमें इथेनॉल का फ्लेक्स इंजन भी आगे लाना, ये प्रयास हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े प्रमाण में इसका उपयोग करें। जो बाम्बू है वेस्ट लैंड पर और 2 खेतों के बीच में लगाकर बहुत बड़ा उत्पादन हो सकता है। अभी हमने तय किया है कि हम बाम्बू को गन्ने के भाव से बाम्बू को खरीदी करेंगे, और मेरा अनुरोध है कि विदर्भ में विशेषतः बाम्बू वेस्ट लैंड पे होता है। भीमा नाम का बाम्बू है जो कर्नाटक का है, वो 1 एकड़ में
200 टन तक हुआ है। और बाम्बू से इथेनॉल बनता है, बाम्बू से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी बनता है। परली, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, विश स्ट्रॉ, बगास, इससे भी काफ़ी बड़ा सीएनजी एलएनजी बनना शुरू हुआ है। देश का मेरा पहला ट्रैक्टर मैंने सीएनजी पे कन्वर्ट किया तो 1 लाख रुपए साल की बचत है, क्योंकि डीजल की तुलना में सीएनजी सस्ता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ राइस स्ट्रॉ जो होता है भंडारा, छतरपुर, गढ़चिरौली जिले में, वहाँ राइस स्ट्रॉ से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार करने से ये चारों जिलों में डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार, उससे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री होगा। और बाम्बू को व्हाइट कोल के रूप में 3 mm से 20 mm तक उसके टुकड़े गिराकर हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। हम 16 लाख करोड़ की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बजाय इंडियन ऑप्शन के रूप में कोयला इंपोर्ट न करते हम बाम्बू का उपयोग करें। बाम्बू ये ग्रास है और वेस्टलैंड में और इधर उधर बाम्बू लगाने से हम गवत जैसा हर साल काटेंगे, फिर नया आएगा। पर्यावरण की भी रक्षा होगी, देश का इंपोर्ट भी कम होगा और गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा। विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके लिए स्टोरेज करने के लिए प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत है। जब तक हमारे यहाँ अनाज सड़ता है, फल फूल सब्जियाँ सड़ती है, बड़े प्रमाण पर हमें लॉजिस्टिक में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और इसके प्रकार इसमें भी युवाओं को बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमने सिंधी और जालना 2 जगह ड्राई पोर्ट, सैटेलाइट पोर्ट बना रहे हैं, यहाँ प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज सब करने की हमारी योजना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी कृषि माल को, हमारे फल फूल सब्जियों को हम एक्सपोर्ट कैसे करें, हमारे संतरे को वर्ल्ड में कैसे भेजें, हमारे यहाँ के ग्रेप जो है अंगूर आज वर्ल्ड में जाते हैं, हमारा आपूस का आम उसका कैसा एक्सपोर्ट हो, फिर उसके एक्सपोर्ट के साथ साथ उसमें प्रोसेसिंग कैसा हो, इसके बारे में भी प्रैक्टिकल लेवल पर हमको सोचना होगा। एक तरफ सरकार की अनेक योजनाएं हैं, सिंचाई की उपलब्धता हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सीड और हमारी कलमों में हम काफ़ी चेंज और परिवर्तन कर रहे हैं। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बाद अब हम अन्नदाता तो बन गए हैं, पर अब अन्नदाता के साथ हमें ऊर्जादाता भी बनना है। हम इथेनॉल बना रहे हैं, आज देश के इसमें 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी है और जिसके कारण अब इथेनॉल का फ्लेक्स इंजन पे गाड़ी आ रही है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ जो इथेनॉल पे 100% चलेगी। इतना ही नहीं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा भी आई है, बजाज, टीवीएस और हीरो की। तो आने वाले समय में किसान ऊर्जादाता बने, अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता, और फिर परली, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, बीज स्ट्रॉ से वो बिटुमिन दाता भी बन सकता है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में वैल्यू एडिशन करते हुए हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे मिला सकते हैं, और इसी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ये चारों बातों के आधार पर हमको काम करना होगा। हमारा एग्रीकल्चर उत्पन्न जो आज 12% है, वो कम से कम हमको 25 से 30% तक लेके जाना है हमारे जीडीपी ग्रोथ में। तब गांव में रोजगार निर्माण होंगे, स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे। मैं एक स्मार्ट विलेज बनाने के प्रयास कर रहा हूं, तो मैं आपके युवाओं को करता हूं कि आप आगे आइए, आपके गांव में स्मार्ट विलेज बनाइए। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी लाया हूं कि जहां 5 लाख रुपए में 450 स्क्वायर फीट का घर और एक बड़ी बालकनी, अच्छी गच्ची मिलेगी, लैंडस्केपिंग होगा, कंक्रीट के रोड मिलेंगे, 24 घंटे बिजली मिलेगी, 24 घंटे पानी मिलेगा, गर्म पानी भी फुकट में मिलेगा, लाइट और पंखा भी सोलर पे फुकट में चलेगा, और गरीबों को एक अच्छा घर 5 लाख रुपए में देने की मेरी कोशिश है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ बातें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, तालुका टू तालुका, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, वहाँ की आवश्यकता क्या है, वहाँ स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है, इसके आधार पर हम कृषि क्षेत्र का चेहरा बदल सकते हैं। अगर आप जैसे लोग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और रिसर्च और इनोवेशन के साथ वैल्यू एडिशन करके अगर गाँवों का विकास करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि शहर में बसे हुए गाँव के लोग फिर से गाँव की तरफ वापस आएंगे। हमारी रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल इकोनॉमी समृद्ध संपन्न होगी, देश का विकास होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उसके साथ साथ युवाओं को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि आउट ऑफ बॉक्स इस प्रकार की योजना आप जरूर तैयार करिए। समय काफ़ी हुआ है,
मैं आपका समय लेना नहीं चाहता, बोलने लायक बहुत कुछ है, पर जब मैं कभी और डिटेल में मिलेंगे तो एग्रो विजन के कार्यक्रमों के द्वारा अभी पंजाबराव देशमुख के नाम से बहुत बड़ा हम एग्रो कन्वेंशन सेंटर बना रहे, 230 करोड़ देवेंद्र जी ने दिए, जिससे हम बहुत बड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बना रहे। इसी प्रकार से किसानों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज देना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए नॉलेज देना, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की शुरुआत करना, बाय प्रोडक्ट्स को करना, डेयरी को बढ़ाना। आखिर में और एक बात आपको कहूँगा कि हमारी गाय 2 लीटर दूध देती है। 1952 में ब्राज़ील में हमारी गाय गई, वो अभी 60 लीटर दूध देती है। और उस गाय का जो बूल है, उसका सीमेंस अगर हमारे 2 लीटर वाले गाय को देंगे तो हमको 20 लीटर की गोरी तैयार होगी। इसके साथ साथ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी है, वैसे हम बना सकते हैं। नागपुर में मदर डेयरी आई है, वो ये सेंटर खोल रही है। यहाँ हमारी वेटरनरी यूनिवर्सिटी का सेंटर है। हमारे विदर्भ में हुस्टन, जर्सी ऐसी गाय है, उनको भी हम 3 वेत में कन्वर्ट करके इंडियन नस्ल का बना सकते हैं और एक एक गाय 20 लीटर दूध देने वाली होगी। अब नेपियर ग्रास के लिए फार्मर प्रोड्यूस कंपनी तैयार विदर्भ में हुई है और मदर डेयरी अब यहाँ बड़ी फैक्ट्री डाल रही है, तो 30 लाख लीटर दूध रोज लगेगा। तो मुझे लगता है कि पूरक उद्योगों की तरफ भी हमको ध्यान देना होगा। ऑर्गेनिक मैन्युअल खाद तैयार करना होगा, जिसमें वर्मी कल्चर से अलग अलग आए, उसमें कुछ कल्चर ऐड करके उसकी एनपी की वैल्यू, फर्टिलिटी बढ़ानी होगी। एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो मुझे लगता है ऑर्गेनिक बातों का विकास करना होगा और उसके लिए मार्केट के लिए ब्रांडिंग करना होगा। मुझे विश्वास है कि इन सब विषयों से दिशा देकर आने वाले समय में ये तस्वीर बदलने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और हम इतना काम करेंगे कि विदर्भ में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। अभी मैं मूर्तिजापुर गया था, वो दरियापुर के पास, वहाँ खारपान पट्टा है, तो मैंने राजस्थान में देखा कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने 1000 करोड़ रुपए डालकर खानपान पट्टा जो था उसमें उसने तालाब बांधे, लेक तैयार किए और झींगे तैयार कर रहे हैं और 1 एकड़ में 30 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो क्यों नहीं मूर्तिजापुर, दरियापुर, अकोला, बुल्ढाना और अमरावती जिले के बीच का जो एरिया है वहाँ मत्स्य खेती करें, ताकि हमारे झींगों को 7,000 रुपये भाव सिंगापुर में है, 6,000 रुपये दुबई में है, हम पूरा एक्सपोर्ट करें और हमारे किसान के डॉलर में कमाई हो। तो नए नए इन्वेंशन, नए नए रिसर्च, नए नए फार्मूले, नई दिशा, और इसके साथ हम हमारे किसानों का, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण करके ये तस्वीर बनाने का संकल्प आप जैसे युवाओं ने किया, तो निश्चित रूप से जल्दी ही तस्वीर बदलेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत देरी हुई, आपको तकलीफ हुई, इसलिए क्षमा मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक कृषि स्थानक है, इनको आपने मार्गदर्शन दिया। इसी प्रकार हम हमारे जितने भी कृषि स्थानक है, इस प्रकार से ग्रामीण विकास को किस तरह अच्छे स्तर पर ले सकेंगे, इसलिए आपके जो इस संबोधन से हम प्रेरित हुए। इसी वक्त हम अभी आभार प्रदर्शन करने के लिए एकता जी राजपूत, एग्रीविजन प्रांत संयोजक, इन्हें आमंत्रित करता हूँ।